हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप और मैं मिलकर असर्शन रीजन क्वेश्चंस करेंगे। अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में डेफिनेटली आपको मालूम है 19-20 नंबर पे असर्शन रीजन क्वेश्चन आने हैं। तो जो पॉसिबल असर्शन रीजन हमें लगते हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम आपको आज करवाएंगे। ठीक है, तो असर्शन और रीजन। तो भाई असर्शन और रीजन में आपको एक तो सिंपल सा स्टेटमेंट दिया रहता है जिसको असर्शन कहते हैं, और एक आपको रीजन दिया रहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करके दो स्टेटमेंट आपको दी रहती है, एक को ए कहते हैं एक को आर कहते हैं। तो जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे इस तरीके से लिखे गए होते हैं, ठीक है ना। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, जो ए और आर लिखा गया है दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का बिल्कुल सही रीजन भी है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या ए और आर दोनों सही हैं, और अगर दोनों सही हैं क्या आर बिल्कुल सही रीजन है उसका। तो फिर ऑप्शन नंबर ए पे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, बी नंबर कहता है दोनों ए और आर ट्रू हैं, दोनों सही हैं, लेकिन आर सही रीजन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन आर सही, आर जो है वो रीजन सही बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे नंबर में ए जो है बिल्कुल सही है, आर जो है वो गलत है। चौथे नंबर में ए गलत है और आर ट्रू है। तो ए गलत है आर ट्रू है, ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। ए सही है आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल। और आपको कभी कभी पता है क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, हमने क्वेश्चन को देखा, स्टेटमेंट देखा, तो हम जब क्वेश्चन और स्टेटमेंट देखते हैं तो क्वेश्चन और स्टेटमेंट में हमें पता लगता है कि ए तो फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर ए फॉल्स आ जाता है, ठीक है, इफ ए इज फॉल्स, अगर हमारा ए वैल्यू फॉल्स हो जाता है, ठीक है, आप तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को करोगे तो ए चेक करोगे ना, ए में क्या लिखा हुआ है, पहले तो ए चेक होगा। तो अगर ए फॉल्स हो गया है तो आपको आर चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि देखो जो ए फॉल्स है खाली ऑप्शन डी में है। ए यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, खाली एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए फॉल्स है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना। ठीक है ना, टिक कर देना फटाफट से ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट टिक ऑप्शन नंबर डी। अगर ए फॉल्स बनता है, रीजन को बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, फटाफट से टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, इसके अपोजिट पे अगर आपका आर फॉल्स आता है, ठीक है, इफ आर इज फॉल्स, है ना, हमने रीजन पे देखा, हम देखो हमारे आंखों के सामने दोनों एक साथ होंगे, जब दोनों एक साथ होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि देखते ही अरे आर तो गलत है, देखते ही तुरंत हमें पता लग जाएगा आर गलत है। तो भाई अगर आर हमारा गलत है, ठीक है, इफ आर इज फॉल्स, अगर हमें देखने में फटाफट से पता चल जाता है आर हमारा फॉल्स है, तो ए को चेक करने की नीड नहीं है। देखो आर यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, आर फॉल्स सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पे होता है, तो आप डायरेक्ट फटाफट स्पीड से टिक कर देना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भी, फटाफट स्पीड से एकदम हमें टिक कर देना है ऑप्शन नंबर सी। तो ए गलत है ना, इंग्लिश में अल्फाबेट ए सबसे पहले होता है, अगर ए गलत है तो लास्ट वाले ए बी सी डी में से डी ऑप्शन में जाके टिक कर देंगे। यहाँ पर अगर आर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भी, आर गलत है ऑप्शन नंबर सी है, और अपना ए गलत है तो अपना ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, कंडीशन आपको कहते हैं ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2x2 का, 3x3 का, इस तरीके से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नोटेशंस दे रखी हैं, दोनों मैट्रिक्स का डिफाइन हो रखा है। तो असर्शन कहते हैं क्या ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है। अरे भाई ए प्लस बी ए माइनस बी में छोटे छोटे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे इन्होंने रीजन में मल्टीप्लाई करा हुआ है ना। पहले ये ए से मल्टीप्लाई होगा ए पावर 2, ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, बी ए से मल्टीप्लाई होगा बी ए, फिर बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर। तो ये आर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, हमारा जो आर लिखा गया है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो ए लिखा गया है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन को देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि एक गलत है, अगर एक गलत है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है ना, इस रीजन को देखने की नीड भी नहीं थी, डायरेक्ट आप टिक कर दें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भी, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर देंगे फटाफट स्पीड से। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी से मेरे को याद आया भाई, आपने प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका यार, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की वीडियो देखी नहीं, देखी आपने अभी तक। भैया एक क्वेश्चन 100% आना है उस वीडियो से, करके रहे हो आप। चलो ये वाली कंप्लीट कर लो फिर जाके देख लेना। ठीक है ना, ये वाला आप कंप्लीट कर लो फिर जाके देख लेना। ओके नाउ आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ आप। ठीक है ना, फटाफट से जरा अपनी आंखों से पहचानने की कोशिश करो, क्या दोनों में से कोई एक आपको गलत नजर आता है।
भाई ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही होता है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, देयर इज नो इशू एट ऑल। ऊपर कहते हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो क्या ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना, ए बी माइनस बी ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल भाई, जब भी माइनस की बात होती है ना, माइनस की बात होती है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। प्लस की बात होती है सिमेट्रिक होता है, माइनस की बात होती है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, ठीक है ना। अभी ये वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही लिखा गया है। अब वो सही लिखा गया है तो क्या वो स्टेटमेंट को प्रूफ करने में कहीं इसका कुछ लेना देना है? क्या इसका कहीं कुछ लेना देना है, जरा चेक करिए। तो डेफिनेटली इसी प्रॉपर्टी, मतलब हम जब इसको प्रूफ करते हैं तो उस प्रूफ में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। करके दिखाऊं आपको? चलिए करके दिखा देते हैं, ठीक है, करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन कहता है ए जो है वो सिमेट्रिक है, यानी कि आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए बनेगा, एंड आप बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा बी बनेगा। इसके बाद इसको आप कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है। कैपिटल एक्स का वैल्यू जो है वो ए बी माइनस में बी ए है, ठीक है। अभी ए बी माइनस में बी ए है तो हम अब इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। तो x का ट्रांसपोज जो है वो ए बी माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज है। तो ये आपके पास आता है ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, और माइनस में बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। अभी ए बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज साथ में ए ट्रांसपोज, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए ट्रांसपोज साथ में बी ट्रांसपोज, ठीक है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। अब इस वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी है, यहां से यहां जो हम आए हैं, क्या उस पे आने के लिए हमने यह वाला प्रॉपर्टी यूज करा? बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यही प्रॉपर्टी यूज करा हमने। तो जो रीजन में लिखा गया है वो बिल्कुल ओके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे आप बढ़ाओगे तो बी का ट्रांसपोज क्वेश्चन कहता है बी है, ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन कहता है ए है, ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन कहता है ए है, बी का ट्रांसपोज क्वेश्चन कहता है बी है, माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो आता है ए बी माइनस में बी ए, ठीक है भाई, ए बी माइनस में बी ए। तो ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल है? आप यहाँ पे देखें वैल्यू एक्स के इक्वल है, तो ये आता है नेगेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो भाई x का ट्रांसपोज, यहाँ पे 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 x का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव x के इक्वल है। तो इसका मतलब बनता है भाई ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। नेगेटिव x का मतलब ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जो a लिखा गया बिल्कुल सही है। a को प्रूफ करने के लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, वो भी अपने आप में सही है। तो a भी सही है, r भी सही है, r a का करेक्ट रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, आर ए का करेक्ट रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई डिटर्मिनेंट चैप्टर में, ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 6। ये जो 6 नंबर आप देख पा रहे हैं इसका माइनर क्या है? तो ये वाला रो और ये वाला यहाँ पे कॉलम हटा दो, इसे सॉल्व करो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस करने पे -3, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ओके है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है? वो डिटर्मिनेंट होता है जो ऑब्टेन किया जाता है डिलीटिंग आई और डिलीटिंग आई रो। अरे भाई जे कॉलम भी तो होता है, ठीक है। आई रो तो ठीक है, आई रो के साथ में जे कॉलम भी तो होता है, कॉलम भी तो हम रिमूव करते हैं। तो कॉलम यहाँ पे नोट हो नहीं रखा, यानी कि फॉल्स हो गया, ठीक है। जो रीजन है बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, रीजन हमारा गलत है। तो भैया अगर रीजन गलत आ जाता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में रीजन गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है भाई, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। इस पे आ जाइए, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, भाई 6 हेड का प्रोबेबिलिटी देखो यार, प्रोबेबिलिटी बहुत ही जानदार शानदार चैप्टर है। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही एक असर्शन रीजन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंटिन्यू लगातार 2 सालों में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेम टॉपिक से असर्शन रीजन बन रहा है। तो मुझे 99% लगता है इसी चैप्टर से नहीं तो किसी दूसरे चैप्टर से, मतलब इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक से असर्शन रीजन बनेगा, है ना। एक एक असर्शन रीजन इस चैप्टर से आना चाहिए। बाकी अगर किसी और चैप्टर से आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच आपको हम बता रहे हैं, आप सोल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट में 10 टाइम्स के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई?
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हेड का केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का वैल्यू 10 है, ठीक है भाई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास n का वैल्यू 10 है, ये अपने पास में r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू 6 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n c r के साथ p पावर r और q पावर पे n माइनस r। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेड है, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, तो टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। हेड और टेल दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम है। जब दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम होता है तो यहाँ पे ये सब कहानियां हट जाती हैं, सिर्फ यहाँ पे एन सी आर, ठीक है, एन सी आर और पी पावर एन हो जाता है। तो n वैल्यू 10 है, कॉम्बिनेशन r वैल्यू 6 है और p का वैल्यू 1/2 है और पावर पे अपने पास में n वैल्यू 10 है। तो क्या यही प्रोबेबिलिटी हमें लिख के दिया हुआ है? बिल्कुल करेक्ट है, यही प्रोबेबिलिटी लिख के दिया हुआ है ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रू है। तो क्या इसको ट्रू करने के लिए हमने यही वाला फॉर्मूला यूज करा? बिल्कुल हमने यही फॉर्मूला यूज करा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू हैं और ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट रीजन है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो कोई टफ लेवल नहीं आने वाला भैया, आपको ए चेक करना है सही है गलत है, आर चेक करना है सही है गलत है, और फिर आंसर बताना है ना। जिस ऑप्शन पे सेट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिना मतलब में आप घबरा रहे हैं, हाय 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 असर्शन रीजन असर्शन रीजन असर्शन रीजन, भैया मत घबराओ यार, इतना तो बड़ा टॉपिक भी नहीं जितना आपने घबराहट पाली हुई है। आसान, बिल्कुल आसान, मस्त, एकदम मस्त रहो, आसान बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल इजी इजी। देखिए ये वाला, ठीक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल मीन लाइन के ही सिमेट्रिक होता है, और वहां पर मीन का वैल्यू 0 होता है, बिल्कुल सही है, ये मीन वैल्यू 0 होता है, एच डी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एच डी वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, एच डी वैल्यू 1 होता है, बिल्कुल सही है। तो ए अपनी जगह सही है, आर अपनी जगह सही है, ठीक है, ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू हैं। लेकिन जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है ना, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, वो ऊपर एक अलग प्रॉपर्टी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी सेट होएगा इस पे, ठीक है भाई, इस पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, इस पे आ जाइए, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या डिस्क्रीट वेरिएबल में अप्लाई होता है? बिल्कुल, सभी के सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सेप्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो ए लिखा गया है बिल्कुल ओके है, ठीक है, जो ए लिखा गया है वो हमारा बिल्कुल ओके है। अब अगर ए हमारा बिल्कुल ओके है तो रीजन कहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाले का रीजन बिल्कुल नहीं है ना, ऊपर एक अलग प्रॉपर्टी है, नीचे एक अलग प्रॉपर्टी है, कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ए ट्रू है, आर ट्रू है, लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है भाई, इस पे आ जाइए, ठीक है। क्या कहता है ये, पी क्यू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, फेलियर है, नंबर ऑफ ट्रायल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है? बिल्कुल एकदम यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है, एनपीक्यू का रूट होता है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस इक्वल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, फॉल्स है ये। तो ए ट्रू है और अपना आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है ना। आर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे फटाफट स्पीड से, और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है भाई। देखो क्या कहता है, कुहू और बीना क्या कहती है भाई, कुहू और बीना, कुहू और बीना का मतलब दोनों बच्चे जो हैं वो इक्वली कैपेबल हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, यानी कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम सेम है। हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी सेम सेम 1/2, तो कुहू और बीना का प्रोबेबिलिटी भी सेम सेम 1/2, इक्वली कैपेबल 1/2 1/2, ठीक है। दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी आपको देखना है, अरे भैया क्या हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी देखना है आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको देखना है, बीना जो है वो कुहू को बीट कर देगी, ठीक है, कुहू को बीट कर देगी 3 गेम्स में। अगर 4 गेम्स खेले जाएं तो एन का वैल्यू अगर 4 हो तो आर का वैल्यू 3 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या 25% होगा?
4 गेम्स में से 3 गेम्स में जो हमारी कुहू है, सॉरी जो हमारी बीना है वो कुहू को हरा देगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी 25% होगा? फटाफट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्टेटमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है, NCR P पावर R और Q पावर पे N माइनस R। लेकिन मैंने आपको कहा P एंड Q इसमें इक्वल हैं, P और Q इसमें इक्वल हैं, तो ये यहाँ से हट जाता है, इसकी जगह पे शॉर्टकट मेथड P पावर N आ जाता है। फॉर्मूला वही रहेगा, शॉर्टकट में बस P पावर N हो गया वो। तो NCR यानी कि 4C3, 4C3 के साथ में P का वैल्यू अपने पास 1/2 है और टोटल पावर 4 है। 4C3 4 होता है, 1 के डिनोमिनेटर पे 16 है, यानी कि 1/4 है। 1/4 का मतलब 25% ही होता है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये बिल्कुल ओके है। इसके साथ में हमने यही यूज करा है, तो ये भी बिल्कुल ओके है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए का करेक्ट रीजन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मार खाओगे टेंशन लोगे तो। क्यों टेंशन ले रहे हो? छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आने हैं, ए चेक करना है, आर चेक करना है, और जो ऑप्शन सेट होगा उसको टिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी। ओके, आगे बढ़ेंगे, इस पे आ जाइए। ठीक है, द मीन ऑफ नंबर, द मीन ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई, जिनमें नंबर 1 लिखा गया है 3 फेस पे। ओके भाई, नंबर 1 लिखा गया है 3 फेस पे, तो आप ऐसा समझ लो कि 1 1 और 1 लिखा हुआ है। नंबर 2 लिखा गया है 2 फेस पे, तो नंबर 2 लिखा गया है 2 फेस पे। नंबर 5 लिखा गया है 1 फेस पे। ठीक है, नंबर 5 लिखा गया है 1 फेस पे। तो जो डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आता है, अब वो 1 1 1 1 2 2 5 है ना, 1 1 1 2 2 5 है। तो इनका अगर आप मीन फाइंड करोगे तो क्या वो 2 निकल के आएगा? आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं मीन क्या निकल के आएगा। तो आपके पास सबसे पहले x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 का, तो 1 का प्रोबेबिलिटी टोटल 3 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2 फाइंड करेंगे, तो 2 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 6 में से। देन प्रोबेबिलिटी टेक्स इक्वल टू 5 फाइंड करेंगे, तो एक ही फेवरेबल आउटकम है टोटल 6 में से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, जो हमारा मीन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, मीन का फॉर्मूला बनेगा समेशन पी एक्स बनेगा। ठीक है भाई, समेशन पी एक्स बनेगा, और अगर समेशन पी एक्स बनेगा तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से। ठीक है, अभी 1 मल्टीप्लाई होगा 3/6 से, क्या करवा रहे हो भाई, 1 आएगा यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई होना है 3/6 में, एडिंग में 2 मल्टीप्लाई होना है 2/6 में, और फिर 5 मल्टीप्लाई होना है 1/6 में। ठीक है भाई, ऐसे 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 मल्टीप्लीकेशन होना है, तो फटाफट स्पीड से कर दो। या आपका यहाँ पे 3/6 बनता है, यहाँ पे 4/6 बनता है, और यहाँ पे 5/6 बनता है। ठीक है, 5 4 9 और 3 12/6 आता है, 12/6 2 होता है, तो क्या 2 लिखा गया है? बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल ओके है। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, बिल्कुल सही है। मीन को एक्सपेक्टेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। और मीन को डिनोट किया जाता है इस वाले सिंबल से, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए सही है, आर सही है, लेकिन जो आर में लिखा गया है ना वो रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग तो ये होता फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, तो करेक्ट रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आराम से प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। ए सही है, आर सही है, लेकिन आर सही रीजन नहीं है। ओके, नाउ इस पे आ जाइए। ठीक है, भी देखो क्या कहता है ये। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर n और p दिया हुआ आपको। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n ये था और p ये था। Taking Poisson distribution as a approximation to binomial distribution, mean of Poisson distribution 8 होगा क्या भाई? मीन होता है NP, है ना भाई, मीन होता है n इंटू पी। तो n का वैल्यू अपने को 200 दिया हुआ है, p वैल्यू 0.04 दिया हुआ है, टोटल वैल्यू क्या 8 आएगा? बिल्कुल 8 आएगा, तो ये सही है। ठीक है ना, ये वाला बिल्कुल सही है। देखो, रीजन का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता तो हम देखते कि हाँ करेक्ट रीजन है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा, ये अगर सही हो जाता है तो ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, अगर गलत हो जाता है तो ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला नोट करो, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में आर
का आंसर आपका बनेगा e पावर माइनस m है, m पावर r है, डिवाइड में फैक्टोरियल r है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे चाहो तो नोट कर लो, जो अपना मीन वैल्यू है वो आपने ऊपर 8 निकाले हुआ है ना, तो ये बनेगा आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 4 इस इक्वल टू में e की पावर पे माइनस में 8 है, ठीक है ना, e की पावर माइनस 8 है, और फिर 8 की पावर पे टोटल 4 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सिंपल सा फैक्टोरियल ऑफ 4 है। ठीक है ना भाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास में फैक्टोरियल 4 है, तो जो फैक्टोरियल 4 है इसको छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे लिखो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ऊपर e माइनस 8 है, सेम रहने दो, मल्टीप्लाई 8 को 4 बार लिखो, 8 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 होगा, 8 और 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रिमेनिंग रह गया, ठीक है, तो एक आपके पास में 8 की क्यूब है यानी कि 512 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 3 है, और साथ में e नेगेटिव 8 है, यहाँ पे e को प्लस 8 करके लिखा हुआ है, तो बेसिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, 512 के डिनोमिनेटर में 3 के साथ में e 8 है, जो बिल्कुल ओके है, तो इसका फिर ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है ना, ए सही है, आर सही है, लेकिन आर का कोई लेना देना नहीं है एक ए से, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर में कंपार्टमेंट एग्जाम में देखा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ था। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर इस कर्व के ऊपर फाइंड करी जाएगी और x को 0 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो ये बनेगा, चेक करना पड़ेगा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज, ये बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल ओके है यार, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, तो अगर ऊपर सही हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे हम, है ना, क्योंकि रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऊपर आप डेरिवेटिव करें पहले, ठीक है ना, कर्व आप यहाँ पे नोट कर लो, कर्व दिया हुआ आपको y के इक्वल टू में है 2 इंटू एक्स पावर 2 एडिशन में 3 इंटू एक्स माइनस में 5, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है जी, dy बाई डी एक्स का आंसर आता है 4 इंटू एक्स के एडिशन में 3, ठीक है, 4 इंटू एक्स के एडिशन में 3, हमें इसके अंदर 0 सब्सिट्यूट करना है, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, dy बाई डी एक्स में अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू में 0 प्लस में 3 बनता है, यानी कि आंसर 3 आता है। ठीक है भाई, आंसर 3 आता है। यह आपका पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी कि m1 है। स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 को फाइंड कर लेंगे, माइनस में 1 बाई m1 होता है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 3 होगा, तो क्या यही लिखा गया है? बिल्कुल यही है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ए ट्रू है, आर ट्रू है, आर करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट बिल्कुल रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। ओके, नाउ देखिए ये वाला आ सकता है, ठीक है ना, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से डिग्री ऑर्डर करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या 3 है। भाई देखो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मैंने आपको बताया होगा, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट, मतलब इसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, कंप्लीट पोलिनोमियल में होने चाहिए, पावर माइनस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन, कोस, इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंट पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो साइन पे है। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स जब आपका साइन पे है, आप कहेंगे सही है, हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, साइन कहाँ से आ गया? तो एक काम करता हूँ, मैं साइन को हटा करके लॉग कर देता हूँ, फिर आप कहानी समझ जाओगे। ठीक है भाई, साइन को यहाँ से हटा लो और साइन की जगह पे आप इस पे लॉग कर लो। ठीक है भाई, ये ऐसे करके लॉग के साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट लॉग पे भी नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। तो आप इसका ऑर्डर तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन रीजन मतलब जो डिग्री है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, डिग्री नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन ऑर्डर बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर हमारा 2 आ जाता, लेकिन जो डिग्री है, ठीक है भाई, जो डिग्री है वो नॉट एग्जिस्ट है बिकॉज ऑफ दिस टर्म। ठीक है भाई, डिग्री जो है वो इसका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो ए गलत है। अब इसको देखने की नीड नहीं है, ए गलत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी पे होता है, याद है आपको? ए गलत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी पे होता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अभी ऑप्शन ए गलत हो गया है ना भाई, जो ए इसमें आपको लिख के दिया है बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स है तो बस बात खत्म, ऑप्शन डी पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, इसे देखिए। ठीक है भाई,
ये वाला क्वेश्चन कहता है अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये छोटा सा क्यों है यहाँ पे। रुको यार, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना, इसे हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे हो जाओ, अबे 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 कहाँ जा रहा है। ठीक है, इधर सेट हो गया और ये इधर सेट हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एसेशन कहता है टोटल रिवेन्यू, ठीक है ना, द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ यूनिट इज गिवन बाय दिस, द मार्जिनल रिवेन्यू, अगर x को 15 पुट करेंगे तो 116 आएगा क्या, ऐसा होता है क्या, देखना पड़ेगा। रीजन कहता है मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट, बिल्कुल सही है। टोटल रिवेन्यू का d बाय dx करेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू बनेगा, और ऊपर वाला आंसर हम रिवेन्यू का डेरिवेटिव करके x इक्वल टू 15 करके फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल 100% सही है, तो ये वाला बिल्कुल 100% सही है। अगर वो ऊपर 116 सही हो जाता है तो ये रीजन भी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पे हमारा आंसर सेट हो जाएगा। बट पहले फाइंड कर लेते हैं कि वो सही लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, तो आर ब्रैकेट एक्स, ठीक है, आर ब्रैकेट एक्स है 3 इंटू एक्स पावर 2 के एडिशन में 26 इंटू एक्स के एडिशन में 15, डेरिवेटिव कर दो, आर डैश एक्स बनेगा 6 इंटू एक्स के एडिशन में सिंपल सा 26, 15 आपको नोट करना है, तो आर डैश 15, ठीक है, आर डैश 15 6 इंटू में 15 के एडिशन में 26 होगा, यानी कि 90 के एडिशन में 26 होगा, 90 26 116 होगा, तो 100% सही है भाई, 100% सही है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर ए गलत हो जाता तो ऑप्शन डी पे आ जाते, आर अकेला गलत होता है ऑप्शन सी पे, लेकिन यहाँ तो ए भी सही है, आर भी सही है, रीजनिंग भी सही है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको देखिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। तो क्वेश्चन कहता है, ठीक है, भी क्वेश्चन कहता है अगर ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। और उसके बाद में दूसरा एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है एफ डैश एक्स का ग्रेटर जीरो होना। भाई एफ एक्स ग्रेटर जीरो नहीं होता मेरे दोस्त, एफ एक्स ग्रेटर जीरो नहीं होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो होता है। ठीक है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो होता है, हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो, बट अगर एफ एक्स ही लिखा हुआ है तो फिर तो आर गलत है, और अगर आर गलत है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। बट क्योंकि मुझे आपको पूरा सॉल्व करवाना है तो मैं एक बार उसको इंटरवल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन आपको दिया गया है भाई x+2 है, ठीक है, x+2 है, और इसके साथ में e नेगेटिव x है, या आप मान लो y का वैल्यू दिया हुआ आपको। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, तो dy by dx हमारा आंसर बनता है x+2 का डेरिवेटिव 1 है, 2 का डेरिवेटिव 0 है, एक्सपोनेंट रिमेन सेम, एडिशन साइन, भाई x प्लस में 2 रिमेन सेम, और आगे एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो आंसर बनता है सिंपल सा, एक्सपोनेंट है माइनस में ब्रैकेट x+2 के साथ में नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस सिंपल x आएगा -2 आएगा, यानी कि वैल्यू बनती है -x के साथ में -1 -x। ठीक है भाई, माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 में आपको मतलब इसको जीरो से इक्वेट करना है, dy/dx को जीरो करना है। ठीक है, डेरिवेटिव को जीरो करा तो ये कभी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, ना ही नेगेटिव होगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा प्लस रहेगा, तो आगे 1 माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगले वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, तो कहेंगे x की वैल्यू -1 है। ठीक है भी, x की वैल्यू जो है वो हमारी -1 है, अगर x का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे ऐसे इंटरवल पे आपका -1 आ गया, -1 से राइट हैंड साइड पे कोई भी बड़ा वैल्यू पुट कर दो, जो आपका मन करे वो पुट करो, 10 पुट कर दो, तो -1 है -10 है। ठीक है ना, आपको इससे आगे की कोई वैल्यू पुट करनी है, तो x इक्वल टू में 10 हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हमेशा प्लस रहेगा, इस पे चेकिंग करनी है, तो -1 -10, -1 -10 -11 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है भी, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग,
और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग, ठीक है ना, -1 से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग, हमारा आंसर है डिक्रीजिंग, तो ये फॉल्स लिखी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ए फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। ए फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन ही होनी है, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स नहीं है, यहाँ पे ये डैश लगा के एफ डैश दिया हुआ है, ठीक है, आपको एफ डैश एक्स करके दिया हुआ है, तो रीजन तो सही लिखा गया है लेकिन ए गलत है, ठीक है, अभी ए गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। आंसर बनेगा डिक्रीजिंग, उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो इसके पहले वाले में इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो इंक्रीज करेगा, वहां पे तो डिक्रीज ही करेगा 100%, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, ये वाला देखिए, द फंक्शन जो दिया हुआ है क्या वो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा रियल नंबर में, ठीक है, क्या हमेशा ही रियल नंबर में इंक्रीज करता रहेगा, और साथ में क्या लॉगरिथम फंक्शन 0 से इन्फिनिटी पे इंक्रीज करता है। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो लेना देना एट ऑल। तो अगर दोनों के दोनों सही हो गए तो ऑप्शन नंबर बी, वरना इनमें से एक गलत होगा। तो आइए देख लेते हैं, पहले ए को देख लेते हैं, ठीक है, ए वाले को पहले देख लेते हैं। ए वाले में फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस में 17, तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में आंसर बना 3, ठीक है, भी डेरिवेटिव भी गायब हो गया, डेरिवेटिव गायब हो गया है, सिंपल कांस्टेंट रह गया है, तो सिंपल कांस्टेंट जो है चेक करो वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। ये जो कांस्टेंट आपके पास में आया है, ये कांस्टेंट चेक करके बताइए क्या प्लस है या माइनस है। अगर तो ये स्टेटमेंट हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमेशा प्लस रहेगा तो ऑलवेज इंक्रीज करता रहेगा, अगर ये माइनस है तो हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। तो ये तो प्लस है ना, 3 नंबर जो है प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव प्लस आने का मतलब ही होता है ऑलवेज 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 के लिए इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, तो इंक्रीज करता रहेगा, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी आप रियल नंबर पुट कर दो हमेशा ही इंक्रीज करेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब कहते हैं क्या रीजन पे चेक करो भाई, तो रीजन के लिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, रीजन के लिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। log x का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है ना, log x ग्राफ ऐसे बनता है, तो अगर ऐसे बनता है log x का ग्राफ, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाउन 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 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। 0 के बाद में अप 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 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी पे लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो लगातार इंक्रीज होता जाएगा 0 से इन्फिनिटी पे, ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के रीजन बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे हम, ठीक है भी, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, बी इसका आंसर होगा। ए ट्रू, आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए, ए में कहते हैं 2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता रहेगा 1 से लेकर 2 में, तो क्या इसका लीस्ट वैल्यू 2 निकल के आएगा, चेक करना पड़ेगा। रीजन कहते हैं -2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस ये कहता है -2 आंसर है, वो कहता है +2 आंसर है, तो दोनों में से एक सही है एक गलत है, 100%, है ना भाई, दोनों में से एक सही है एक गलत है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो x पावर 2 दिया हुआ है आपको, x पावर 2 के साथ में ax दिया हुआ है, ax के साथ 1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो फंक्शन है एफ एक्स, ये ठीक है, डेरिवेटिव कर लो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव बनता है 2 इंटू एक्स के एडिशन में a, ठीक है भाई, यह हमारे पास में डेरिवेटिव आता है 2x प्लस में a। क्वेश्चन आपको गिवन करता है कि जो फंक्शन है लगातार इंक्रीज करेगा 1 से लेकर 2 में, यानी कि ऐसा है ये, ठीक है ना, 1 से लेकर के 2 में, 1 स्मॉलर पे x स्मॉलर पे 2, अगर इस तरीके की रेंज है तो ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 2 है, तो अगर 1 से लेकर 2 है यानी कि जो डेरिवेटिव हमारा है वो इस डेरिवेटिव इस वाली पर्टिकुलर रेंज में प्लस रहेगा, डेरिवेटिव जो है वो हमारी पर्टिकुलर रेंज में प्लस रहेगा, तो आप एक काम करो, इस वाली रेंज को ना अपने डेरिवेटिव से मैच करवाओ, रेंज को डेरिवेटिव से मैच करवाने के लिए आप यहाँ पे देखो सिंगल वैल्यू x है और यहाँ पे सिंगल वैल्यू 2x है, तो 2 पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कंप्लीट की कंप्लीट इक्वेशन आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 वन जा 2 है, स्मॉलर पे x है और x नहीं है 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्मॉलर पे 2x है और स्मॉलर पे 2 2 जा 4 है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। हमें जो x वेरिएबल है ना भाई, इस x वेरिएबल को इनसे मैच करवाना है, वो नंबर हमें यहाँ पे नोट करना है, सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए ऐसे करेंगे ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे प्लस में a है, तो दोनों तरफ ऐड a कर दो। ठीक है भाई, दोनों तरफ आप ऐड a कर दो, तो आपके पास आएगा 2 प्लस में a जो है, स्मॉलर पे 2x प्लस में a है और स्मॉलर पे 4 प्लस में a है। ठीक है भाई, तो जो डेरिवेटिव की रेंज है 2x प्लस में a, यानी कि जो हमारे डेरिवेटिव का रेंज है वो इस रेंज से स्टार्ट होगा और इस रेंज तक जाएगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम चाहिए तो इस वाली लोअर वाली वैल्यू पे आ जाओ। यू नीड द मिनिमम वैल्यू ना, क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू, तो लोअर वैल्यू पे आ जाओ। तो 2 प्लस में a को आप ग्रेटर 0 कर लो। ठीक है ना भाई, 2 प्लस में a जो है ना, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है ग्रेटर 0, तो 2 प्लस ए ग्रेटर 0, तो ए का वैल्यू ग्रेटर पे 0 माइनस 2 है, यानी ए का वैल्यू ग्रेटर माइनस 2 है। ठीक है भाई, ए का वैल्यू ग्रेटर माइनस 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपको मतलब आप इस क्वेश्चन में एक क्या कहते हैं यार, 2 मिनट जरा। ठीक है, ये सब हटाओ इधर से। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल इक्वल साइन लगाओ साथ में। ठीक है ना, 1 से लेके 2 ऐसे करके करो। ठीक है ना, 1 से लेके 2 आप ऐसे ऐसे करो, तो इंक्रीजिंग वाला यहाँ पे ऐसे इक्वल वाला आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है -2 या -2 से बड़ा है। ठीक है भाई, a का वैल्यू जो है वो -2 या -2 से बड़ा है। इसे हटाओ, ये मैंने गलत बता दी, ये नहीं आएगा यार। बस वहां पर ही आप लिखो a का वैल्यू जो है वो -2 या -2 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला इंक्रीजिंग कंडीशन। ठीक है ना, ये वाला हमारा इंक्रीजिंग कंडीशन, तो ग्रेटर इक्वल 0, तो 2 प्लस a जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, तो a हमारा ग्रेटर इक्वल -2 है। और अगर a हमारा ग्रेटर इक्वल -2 है, ठीक है, देखो या तो आंसर -2 है या -2 से बड़ा है। ठीक है ना, या तो आंसर -2 है या -2 से बड़ा है, तो -2 हमारा लोअर वैल्यू है। ठीक है ना, -2 जो है वो हमारा लोअर वैल्यू है। तो अगर लोअर वैल्यू है तो फिर ये आर सही है, ए गलत है। ठीक है, जो ए है लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, ए फॉल्स है और जो आर है ये ट्रू है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आता है। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है इस क्वेश्चन का। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है ना, वेरी 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 का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है इसको पेपर में। ठीक, फिर देखिए इस पे आ जाइए। ठीक है, द मैक्सिमम प्रॉफिट, ओ माय गॉड, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक्स इफ प्रॉफिट फंक्शन इज दिस, ये प्रॉफिट फंक्शन है, तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट 59 होगा? चेक करके बताओ भाई, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 59 होगा? तो डेरिवेटिव करो पहले। ठीक है ना, पहले नोट कर लो पी एक्स क्या है। ठीक है, पी एक्स वैल्यू चेक कर लो क्या है। तो पी एक्स वैल्यू है 41 के एडिशन में 24 इंटू एक्स है और माइनस में 8 इंटू एक्स पावर 2 है, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में डेरिवेटिव करो डैश करके x, तो 41 0 हो जाएगा, 24x का 24 और माइनस में 8 को सेम रहने दो, x पावर 2 हो जाएगा 2x। तो आंसर बनेगा 24 माइनस में 8 2 जा 16 इंटू एक्स। ठीक है भाई, 8 2 जा 16 इंटू एक्स। यार काश यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता, 8 की जगह पे 6 होता तो मज़ा आ जाता, डायरेक्ट आंसर आपका 2 आ जाता। लेकिन चलो कोई नहीं, जैसे दिया हुआ वही दिया हुआ है। ठीक है, 24 माइनस में 16x है, डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। 0 करने पे 24 माइनस में 16 इंटू एक्स की वैल्यू टोटल 0 है, तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू एक्स की वैल्यू को आप लिखेंगे 24, तो एक्स का आंसर आता है 24 के डिनोमिनेटर पे 16, 4 की टेबल पे यहाँ 6 की टेबल कितने में क्या कहते हैं यार, अपना इसको 8 पे कट कर लो आप, 8 इंटू 3 और 8 इंटू 2। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू आती है 3/2। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू आती है 3/2, तो 3/2 अगर x की वैल्यू आती है, x हमारा नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट 3/2 आ रहा है। चलो क्या करें, लेकिन सब्सिट्यूट करो वहां पे आप। ठीक है, वहां पे सब्सिट्यूट करो, चेक करो क्या प्रॉफिट अपना 59 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 41 को सेम रहने दो, 24 है तो 24 के साथ में अपना x वैल्यू अपने पास में 3/2 है, 3/2 में माइनस है 8 के मल्टीप्लीकेशन में 3/2 पे होल पावर 2, तो ये बनता है अभी 14 1 है,
2 1 जा 2 है, 2 12 जा 24 है, 12 3 जा हमारा 36 है, माइनस 8 है, साथ में 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है। दोनों को आप ऐड करोगे तो 77 है, माइनस 9 2 जा 18 है। तो इन दोनों को माइनस करने पे डेफिनेटली हमारा 56 ही आएगा, नहीं सॉरी 59 आएगा। 6 क्यों आएगा भाई, 59 आएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 है, तो 59 है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऊपर जो लिखा है बिल्कुल सही है। अब जो नीचे की स्टेटमेंट है क्या वही अपना प्रॉपर्टी होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज का। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा x इक्वल टू ए पे, अगर a का वैल्यू डेरिवेटिव 0 बनता है, बिल्कुल सही है, और हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। भाई प्रॉफिट के केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। काश कि मैं रीजन पहले देख लेता, मुझे सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ती यार। आपने मुझे क्यों नहीं बताया यार, क्या कर रहे हो भाई, चीटिंग करोगे मेरे साथ। मैंने आपको बोला था ना, अगर देखते ही समझ आ जाए कि आर गलत है तो ऑप्शन सी पे टिक करना है। तो यहाँ पे आर गलत है ना भाई, यहाँ पे आर गलत है, ग्रेटर नहीं होता है, स्मॉलर होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो ये वाला वैल्यू गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चीटिंग कर दिया आपने यार मेरे साथ, आपको मुझे बताना चाहिए था, वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, सोल्व कर दिया है हमने आपके लिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए, इस पे आ जाइए आप, ठीक है। कहते हैं भाई इट इज गिवन डैट, देखो क्या गिवन है, ठीक है भाई, क्या गिवन है, x इक्वल टू 1, इट इज गिवन डैट एट x इक्वल टू 1, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगा इस गिवन इंटरवल में। तो उनमें a का वैल्यू 120 होगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, 120 होगा। और वैल्यू ऑफ ए 120 करने के लिए क्या हमने, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एफ डैश में 1 सब्स्टिट्यूट करके इसको 0 किया है, ठीक है, एफ डैश में 1 सब्स्टिट्यूट करके हमने इसको 0 किया है। तो देखो भाई बात ऐसी है, क्वेश्चन कहता है इस x इक्वल टू 1 पर जो हमारा आंसर है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना, वो हमारा मैक्सिमम आंसर है। तो अगर 1 पे मैक्सिमम आंसर है यानी कि 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है ना कि अगर x इक्वल टू a है तो डेरिवेटिव 0 है, तो जो हमने यहाँ पे निकाला था x क्रिटिकल पॉइंट था, इसी क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 था। तो यहाँ पे कहते हैं x इक्वल टू 1 है, तो 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आप इसको यहाँ पे डेरिवेटिव करके सब्सिट्यूट करोगे तो आंसर 0 बन जाएगा। डेरिवेटिव में 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। तो बस वही कंडीशन यूज करनी है। तो रीजन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, रीजन बिल्कुल ओके लिखा हुआ है। बाकी ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। x पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स पावर 3, 62 सेम रहेगा, x पावर 2 2x आ जाएगा, a बिल्कुल सेम रहेगा, x की वैल्यू 1 है, ये अपने पास में डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख दो। 4 इंटू एक्स पावर 3 है, माइनस में 6 2 ज़ा 12 है, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स है, और प्लस में सिंपल a है। इस डेरिवेटिव में आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव में आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आएगा 4 के साथ में 1 की पावर 3 है, माइनस में 124 इंटू 1 है, और एडिशन में a है। 1 सब्स्टिट्यूट करके इसे हमें 0 कर देना है, ठीक है। भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो, एक नंबर का असर्शन रीजन ही तो है। कौन सा यहाँ पे कोई देखने आ रहा है कि आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ पे इनके सिंबल्स वगैरह नहीं लिखे हैं, फटाफट स्पीड से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 पावर 3 1 है यानी कि 4 है, माइनस में 124 है, प्लस में a है, इक्वल टू में 0 है, माइनस में 120 है, प्लस में a है, इक्वल टू में 0 है, 120 प्लस हो जाएगा तो a इक्वल टू 120 आता है। तो क्या वही लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है, तो ये अपना सही है, ठीक है, ये वाला अपना सही है, a सही है, r सही है, r a का करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन नंबर a बनता है इसका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। लास्ट ईयर ऐसे डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया वो कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल वाला क्वेश्चन, और एक प्रोबेबिलिटी का आया था। तो प्रोबेबिलिटी और डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको थोड़ा सही से करना है, ठीक है। फिर देखो भाई ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला आता है फाइनेंशियल मैथ्स, ये वाला आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, अगर नॉमिनल रेट 12.5 है, इन्फ्लेशन रेट 2 है, तो क्या इफेक्टिव रेट जो है रियलिटी में जो आपने अर्न करा क्या 10.5% है। तो डेफिनेटली इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये तो, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आगे कहते हैं अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है
सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि अगर एक साल में एक बार ही कैलकुलेशन हो रही है ना, एक साल में एक बार ही कैलकुलेशन हो रही है, तो क्या उस केस के अंदर इफेक्टिव रेट जो है वो हमारा नॉमिनल रेट के इक्वल होता है? तो भाई इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट में डिफरेंस तब ही क्रिएट होता है जब आपने कैलकुलेशन पीरियड को चेंज करा। आपने जितनी ज्यादा बार कैलकुलेशन करी उतना ही इफेक्टिव रेट चेंज हो जाएगा। तो अभी तो आपने एक ही बार कैलकुलेशन करी है, तो इफेक्टिव और नॉमिनल दोनों सेम रहेंगे। ये बिल्कुल अपनी जगह पे ओके है, वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा इसका। ठीक है भी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर ये देखिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला दिया हुआ है और ऊपर वो कंडीशन दिया हुआ है, तो चेक कर लो क्या एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सही है। C माइनस एस बाई एन, तो C यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, S यानी कि स्क्रैप वैल्यू, N यानी कि यूजफुल लाइफ, तो फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, ट्रू है ये। ठीक है, ट्रू है। अगर ऊपर का एनुअल डेप्रिसिएशन बिल्कुल 10,000 निकल के आता है ना, अगर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है तो ये इसका करेक्ट रीजन बन जाएगा। तो ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मशीन का कॉस्टिंग आपको 50,000 दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ 4 ईयर दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू आपको 10,000 दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग कर दो भाई, 50,000 है, ठीक है, 50,000 है माइनस ये 10,000 है, और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 40,000 आता है, 40,000 के डिनोमिनेटर में 4 है, यानी कि 10,000 ही आता है, और वही आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, तो ये भी ट्रू है, तो ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर ए का करेक्ट रीजन है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बिल्कुल हमने प्यार से आराम से सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिकली आज हमें आपको थोड़ा सा आइडिया देना था। जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, अगर सारी बातें आपके माइंड में सेव हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, डेरिवेटिव आए, इंटीग्रेशन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन आए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आए, प्रोबेबिलिटी आए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, एनी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको इस वीडियो से मिल गया होगा, यस और नो? थोड़ा आइडिया मिला आपको, वेरी वेरी गुड। तो आज मैंने आपको ये असर्शन रीजन करवा दिए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में आपको केस स्टडी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना, केस स्टडी क्वेश्चन का भी आपने हुआ बना रखा है, बिल्कुल घबराने वाली बात है ही नहीं भाई। जो कंटेंट आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है उन्हीं कंटेंट में से एग्जाम बनेगा, चाहे वो असर्शन का बने, चाहे वो एमसीक्यू का बने, चाहे किसी भी चीज का बने, उन्हीं में से बनेगा, लिख के देता हूँ मैं आपको। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मुझे देना पड़ेगा, तो असर्शन रीजन हो गए हैं, केस स्टडी क्वेश्चन का आइडिया आपको अगली वीडियो में देता हूँ। ठीक है भाई, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा और आपको अप्लाइड मैथ्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो भाई, परसों पेपर है और आप शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई, मेरे को शेयर कर दो फटाफट, तुरंत बेसिस पे शेयर कर दो आप इसको।